बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से असद अली तूर मेरे साथ मौजूद हैं। आज की दो बड़ी अहम डेवलपमेंट, एक तो तफसीली फैसला जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा 8 जजेस का, उसका जो आज जारी कर दिया गया। तकरीबन ये 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला क्या कुछ कहता है, इसमें तमाम वो चीज़ें जिनके बारे में इब्हाम था उसके जवाबात दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, क्या कुछ फैसले में लिखा गया है, दो साथी जजेस के हवाले से उनको किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने टारगेट किया है। इसके साथ साथ जो इंतखाबात का पूरा अमल हुआ है, बल्ले का फैसला, और इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले दिए गए थे उनसे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के तफसीली फैसले में जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर फरमाया, क्या कुछ लिखा गया, यह हम आपको इसमें बताएंगे। साथ नए DGISI की तैनाती हो गई है, वो कौन है, उनका क्या प्रोफाइल है, उनका कैरियर क्या है, और इस हवाले से हम खसूसी मालूमात जो है असद तूर साहब से लेंगे। मुकम्मल तौर पर बताएंगे आपको कि क्या अब मजीद पेशरफ्त होने जा रही है, नदीम अंजुम साहब का जो टेन्योर है वो कैसा रहा। तो इस व्लॉग में ये तमाम मालूमात आपको देंगे। सबसे पहले तफसीली फैसले की तरफ आते हैं। तफसीली फैसले में जो सबसे मेन पॉइंट मुझे लगा है पूरी जजमेंट पढ़ने के बाद, उसमें एक तो इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से चार्जशीट किया गया, इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के ऑर्डर को कहा गया कि ये कल अदम करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया। फिर मखसूस नशस्तों के हवाले से जो सुप्रीम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कल अदम करार दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके तमाम बातों के जवाब दिए। इवन इस बात का भी जवाब दिया कि किस तरह से जो है जब उन्होंने वजाहत जारी की जिस पर जस्टिस काजी फाइज़ की जानिब से रजिस्ट्रार को एक खत लिखा गया, 8 सवाल पूछे गए, जस्टिस मंसूर ने वो मामला भी क्लैरिटी के साथ क्लियर कर दिया। इस फैसले की तफसीलात में आए तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है, आर्टिकल 187 जिस कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि हम इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस कंप्लीट जस्टिस के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो है वो फैसला दिया जाए, और ये तहरीक इंसाफ के हक में फैसला इस वजह से दिया गया। फिर एक मामला था कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पार्टी नहीं बनाया था, ये बड़ा प्रोपोगेंडा होता रहा, ये तो रिलीफ मांगा नहीं गया था, ये रिलीफ दे दिया। तो जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि हमारे सामने PTI की दरख्वास्त मौजूद थी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी अमल ये था कि आइन और कानून का जहाँ पे भी मामला हो उसकी भरपूर तरीके से वजाहत की जाए, और आर्टिकल 187 के तहत जो है वो मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि ये जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक है, और इसको ना करना जो है वो जमहूरियत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि जो वजाहत जारी की गई उसको सुनने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पैराग्राफ 10 के तहत हमने ये लिखा था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई वजाहत चाहिए तो वो हमसे मांग सकता है, और उसने जब ये वजाहत की तो हम पर ये लाजिम नहीं था कि हम उसकी समाअत करें या फिर उसके हवाले से कोई चैम्बर हियरिंग हो या दोनों फरीकैन को सुना जाए। इस वजह से हमने जो है ये वजाहत कर दी। फिर दो जजेस जो कि जस्टिस नईम अख्तर और नईम अख्तर अखवान और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, इनकी जानिब से जो नोट जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो तफसीली फैसला है, मतलब जो 8 जजेस का फैसला है, अगर वो आइन के मुताबिक नहीं है तो उस पर अमल दरामद ना करें आप, और सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जो आइन के मुताबिक नहीं है तो आइनी इदारों पर ये लाजिम नहीं है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। इसको बड़े आड़े हाथों लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि ये गैर शाइस्ता है और ऐसा नहीं करना चाहिए था, और दो जजेस ने आउट ऑफ द वे जाकर इस पर कमेंट किया है। हर जज को ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन के वो जो कानून है उससे उसके हवाले दे, और इसके साथ जो फैक्ट्स हैं उसके मुनाफी भी जा सकता है और फैसले से इख्तिलाफ भी कर सकता है। लेकिन इन दो जजेस ने जो है आप ये कह सकते हैं क्रीज से बाहर निकल कर जो बात की है वो इंतहाई जज के ओहदे के लिए नामुनासिब है और शाइस्ता भी नहीं है। असद तूर साहब, ये 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया गया है। 2024 के इंतखाबात हैं वो दुरुस्त तरीके से नहीं करा सका, बड़े क्वेश्चन उस पर खड़े हो गए। जो मखसूस नशिस्तें देनी थी वो दुरुस्त तरीके से नहीं दी, वो नाइंसाफ़ी हुई तहरीक इंसाफ के साथ। फिर उन तकरीबन 39 जो मेंबर्स हैं उनके पहले नोटिफिकेशन कर दिए गए, 41 के रोक दिए गए, 15 दिन का टाइम दिया गया था वो भी नहीं किए गए, और फिर संगीन नताइज का भी कहा गया कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। पैरा 21 में ये लिखा हुआ है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। हाउ डू यू सी दिस ऑर्डर, पर्टिकुलरली जस्टिस मंसूर का इस नोट का बड़ा इंतजार किया जा रहा था और फाइनली इट इज आउट। तो आप ये समझते हैं कि इस नोट से जो इंटेंसिटी है उस पर फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में इस फैसले के बाद 7 लोगों को
फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी होना चाहिए। उन 7 लोगों में एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, चारों मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, और इसके अलावा जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, इन 7 लोगों को इस फैसले के बाद मुस्ताफ़ी होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में जब उन्होंने कह दिया कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा, और उसकी जिम्मेदारी थी शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन करवाना जिसमें तमाम जमातों को मुसावी मौका मिले, जब उसने वो नहीं किया तो इसका मतलब इलेक्शन तो शफाफ ही नहीं हुए। और फिर उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट रहा रिजर्व सीटों के मामले में, उन्होंने कहा वो पार्टी बन के आ गया। ठीक है, तो उसके बाद तो क्या बनता है इनके पास। और फिर वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में जो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिखी है, पैरा 121 का आखिरी जो 2 जुमले हैं, उन्होंने कहा उन्होंने इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश की। इन जजेस का ओथ क्या है कि आप आइन का, अदालत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप अगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट बन गए तो आपने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दी। और किसी भी 2 जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऑब्जर्वेशंस आ जाना, कि तो ये बहुत बड़ी बात है। यस कि आप इंसाफ की फराहमी के अमल में रुकावट बन गए, तो उसके बाद इखलाकी तौर पर अगर कोई इखलाकियात इन 7 लोगों में बाकी हैं तो इनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए, फौरी तौर पर विदाउट अ सेकंड इस्तीफ़ा दे के घर जाना चाहिए। जो सिविलाइज माशरे होते हैं, महज़ब दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं, वो अगर कोई इंटेंशनली गलती ना करे लेकिन उनसे कोई गलती हो जाए तो वो फिर भी उसकी जिम्मेदारी लेके घर चले जाते हैं इस्तीफ़ा देकर। यहाँ पर इन 2 जजेस को मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने अनइंटेंशनली गलती की हुई है, उन्होंने बहुत सोच समझ के गलती की हुई है। वो नोट जो उन्होंने लिखा है पूरी डेलिब्रेशंस के बाद उन्होंने लिखा होगा। ठीक है, वो हाई कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह जानते थे वो क्या लिख रहे हैं। वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है, वो क्लरिकल एरर नहीं है, उनका बनता नहीं है अब इस पोजीशन पर बैठे रहना। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ने किया और अब तक जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिस तरह वो हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहा है, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशनर बकौल सिकंदर सुल्तान राजा के कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ मिलकर ये इलेक्शन रिग करवाया, तो इस सब के बाद उनका मुस्ताफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। ही शुड रिज़ाइन इमीडिएटली। एक असद साहब, एक जो तनाज़ा है वो राइट नाउ ये है कि इलेक्शन कमीशन कहता है बिकॉज नाउ द न्यू लॉ इज कम और इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है एंड नाउ वी हैव द लेटर ऑफ द स्पीकर, द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो उनके पास एक रीजनिंग लेम एक्सक्यूज़ है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ये है कि कानून साजी हो चुकी है, और फिर वो उस वजाहत को भी नहीं मान रहे जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये मेंशन किया है कि कोई भी लॉ की सब्सिक्वेंट जो है वो डेवलपमेंट होती है, कानून साजी की जाती है और उसका इतलाक माजी से होता है अगर, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, वो उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो एक तरफ हमें पार्लियामेंट नज़र आ रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नज़र आ रही है, इलेक्शन कमीशन हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे राइट नाउ पार्लियामेंट के साथ चल रहा है। तो डू यू थिंक कि ये जो 8 जजेस का फैसला है ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा, या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको अभी भी मुश्किल लग रही है? क्योंकि इतने दिन गुजर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब तो तफसीली फैसला भी जारी कर दिया, छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, तो ये पॉसिबल नहीं रहा। देखें, मुझे खैर अमल दरामद होता फौरी नज़र तो नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में बहरान मजीद गहरा होगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये इम्प्लीमेंट होगा। जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये तमाम उनको रोकने की कोशिश इसलिए हो रही है कि ना वो चीफ जस्टिस बने ना ये फैसला मानना पड़े। ठीक, तो अमल दरामद तो इनको करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, जिस लेवल की कशीदगी है और जिस अंदाज में इन 8 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से स्टैब किया जा रहा है, वो सूरत हाल ज़्यादा खतरनाक है। उसी की बुनियाद पे ये फैसले पर अमल दरामद भी नहीं अभी तक हो रहा। और आपको पता है आज जजेस कमेटी का इजलास भी, और ये वही जजेस कमेटी जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए ऑर्डिनेंस के तहत अपनी मर्जी का एक जज लगाना और फिर फैसले भी हो जाने हैं उससे मुतल्लिक।
जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से लेटर जारी किया गया जिसमें रजिस्ट्रार से पूछा ये किस तरह से हो गई, उसका भी आज बड़ा वाज़ेह जवाब दे दिया। उन्होंने कहा भाई हमसे वजाहत मांगी थी, हमने अपने जजमेंट के पैरा 10 में लिखा था, हमने वो वजाहत कर दी, कहाँ दोनों पार्टीज को सुनना मकसूद था। मैं यही कह रहा हूँ ना कि लाइक उस वजाहत के बाद तो उसी वक्त अमल दरामद हो जाना चाहिए था। 5वां इजलास चल रहा है जी इलेक्शन कमीशन का, डेलिब्रेशंस का। अबे तुम कौन हो फैसले के बाद? हु आर यू को सब तुम उसको बैठ के पढ़ोगे? यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, इसी तरह जो कमेटी का जो अब इजलास आज होना है यहाँ पे, ठीक है, लाइक वो तो चीफ जस्टिस काजी भाई से जैसे ऑर्डिनेंस की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी, इधर इंतजार कर रहे थे कोई उस दिन ऑर्डिनेंस पे साइन हो, ऑर्डिनेंस आएगा तो मैं माहिन हूँ कमेटी चलावांगी। ठीक है, वो इंतजार कर रहे थे। तो लाइक जहाँ पे हालात ये हो, इस हद तक आप हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मिल के चल रहे हो, वहां पर क्या अदलिया की खुद मुख्तारी रह जाती है यार, और चीफ जस्टिस की अपनी साख क्या रह जाती है। और अनफॉर्चुनेटली असद साहब, एक ये इदारा होता था जहाँ से हम देखते थे कोई भी आइनी मसला है इसका ऑर्डर को फाइनलिटी हासिल होती थी। लेकिन आपको याद होगा कि पंजाब इलेक्शंस और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पे अमल दरामद ना कराने के फैसले से लेकर अब तक जितना बेतौकीर और जितनी इस इदारे में सेपरेशन कर दी गई है, जजेस के दरमियान आपस में लड़ाई, उसकी वो से ही नहीं रही। इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा जो कि खुद जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना मुतनाज़ है, किसी कोई पार्टी उसको सही तरह ओन नहीं करती, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसके ऑर्डर नहीं मानता और कुछ होता भी नहीं है। फिर ऑर्डर रियासत के लिए बाइंडिंग है, आइन का आर्टिकल इसके हवाले से वाजे है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर देगी वो आइन के मुताबिक तमाम रियासती इदारों पर बाइंडिंग है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं नजर आती। तो ये इदारा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में कितना बेतौकीर हुआ है। बहुत ज़्यादा बेतुकीर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदालत की इससे बुरी साख कभी नहीं थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तो पाकिस्तान की अदालती तारीख में से, बल्कि पूरी पाकिस्तान की तारीख में से, साकिब निसार, मौलवी मुश्ताक और जस्टिस मुनीर का नाम भी खा गए जो कुछ उन्होंने किया। ठीक है, यानी कि आप देखिए कि यार आप जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हो या इलेक्शन का मामला हो, आपने जो 13 जनवरी का फैसला, उसके बाद जो आपका कंडक्ट आज के दिन तक आप जो कर रहे हैं, आपने तो अदलिया के इदारे को, ये जो सामने मकबरा बना रहे हैं बुनियादी हकूक इंसाफ का, जी बुनियादी हकूक का ये मकबरा, जिसमें उन्होंने 13 जनवरी का इलेक्शन दफन किया, लापता अफराद को दफन किया, और ये गुमशुदगियां, जी सब कुछ उन्होंने इधर दफन किया। ठीक है, और अपनी लेगेसी भी उन्होंने इधर दफन किया। यकीन कीजिए ये जो मकबरा है ना, ये जो हम जाते हैं ना, वो लोग हाजी पे जाते हैं तो वहां पे कंकर मारते हैं शैतान को। मुझे लगता है एक वक्त आएगा लोग यहाँ पे आके कंकर मारेंगे इंसाफ की देवी को, कि ये तुमने किया हमारे साथ, इस मुल्क में ये किया। ठीक है, कि आप बात कर रहे हैं यार, जो कुछ इस मुल्क में आप कर गए हैं उसके बाद क्या बचा पीछे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है और हमारा क्रिटिसिज्म भी इस वजह से होता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुल्क के इदारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, असदुर साहब हैज़ इनसाइट अबाउट दैट। और जो तैनाती नाज़रीन नई DGISI की हुई है, पहले शाहिद इम्तियाज़ साहब का नाम लिया जा रहा था, मोहम्मद आसिम मलिक साहब हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक अब जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, नए DGI होंगे। नदीम अंजुम साहब ने अपना टेन्योर कंप्लीट कर दिया, इनकी एक्सटेंशन हुई थी और टिल फर्दर ऑर्डर्स वो एक्सटेंशन थी। अब जो है उनको हटा के आसिम मलिक साहब को लाया गया। आसिम मलिक के हवाले से अगर कोई इंसाइट है तो हम असद से जानेंगे। असद साहब, नए DGI आ गए हैं, अमूमी तौर पर देखा जाता है जब नए DGI आते हैं तो थोड़ी सी हमें हिलजुल भी नज़र आती है, थोड़ा सा डिफरेंस भी नज़र आता है, हर किसी का ऑपरेट करने का अपना तरीका कार होता है। उन्होंने फ़ौज में एक है कि आपने टास्क कंप्लीट करना है जिस मर्जी तरीके से करें। आपको क्या लगता है कि आसिम मलिक की प्रोफाइल देख के नए DGI के आने से क्या कुछ कोई तब्दीली हो सकती है या फिर वो सेम पॉलिसी के साथ चलता रहेगा जिस तरह से चल रहा है? नहीं, मुझे पॉलिसी में तो तब्दीली नहीं नज़र आती फौरी तौर पे। हाँ, वो सेटल इन होने के बाद चीज़ें देखेंगे, उसके बाद अगर वो कोई समझते होंगे और वो सजेस्ट करेंगे और उनकी रावलपिंडी से जो वो सजेस्ट करेंगे उससे एग्री कर लिया जाएगा तो शायद, लेकिन वो भी कई माह लगेंगे, लेकिन फौरी कोई तब्दीली नहीं आएगी।
लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं, इनके साथ जनरल बाजवा ने एक ज़्यादती की थी कि इनको उन्होंने पहले वाले बोर्ड में लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया था। जिस बोर्ड में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया थे, उसमें उन्होंने इनको नहीं किया था लेफ्टिनेंट जनरल। और उसकी वजह ये थी क्योंकि वो जो बोर्ड होना था उसमें प्रमोट हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने अगले आर्मी चीफ की रेस में आना था। लेकिन इनको पहले एलिवेट करके, यानी कि बड़े तरीके से इनको आर्मी चीफ की रेस से बाहर किया गया था। और इनको उस वक्त एलिवेट किया गया था जब जनरल आसिम मुनीर को भी एलिवेट किया गया था। और दूसरी चीज़ यह है कि ये 80 में वो लॉन्ग कोर्स के हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है। और ये एडिटरेंट जनरल भी रहे हैं अभी, और वहीं से अभी यहाँ पर आए हैं DGISI की पोजीशन पर। जनरल बाजवा जनरल फैज़ इन्हीं की ज़ेर निगरानी हिरासत में लिए गए हैं और उनका ट्रायल शुरू हुआ था मिलिट्री कोर्ट में। और दूसरा यह है कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है, और एक मशहूर जो फ़ौज के किरदार हैं, जो इनके वालिद हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक थे, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल GM मलिक, जो जाने जाते हैं, जिनका नाम ऑपरेशन खिलाफत में भी आया था। और उस वक्त उनको ब्रिगेडियर, वो कोर कमांडर रावलपिंडी थे जब वो ऑपरेशन खिलाफत होना था, और उनको ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला ने कहा था कि आप टेक ओवर कर लें, क्योंकि लेफ्टिनेंट GM मलिक की जो रिप्यूट थी वो बड़े मजहबी थे, तो वो खिलाफत कायम करने जा रहे थे। तो उनको ये लगते थे कि ये उसके लिए मौजू किरदार होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक इनका और भी तारुफ है इनके वालिद का, वो ये है कि इनके वालिद जनरल बाजवा के ससुर के बहुत करीबी दोस्त थे, इजाज़ अमजद। जी जी। और एजाज़ अमजद साहब को जब प्रमोशन का वक्त आया तो इनको GM मलिक साहब को लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया, लेकिन जब एजाज़ अमजद साहब को लेफ्टिनेंट जनरल ना किया गया तो इन्होंने जाकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ से बात की कि आपने क्यों नहीं उनको एलिवेट किया। तो उन्होंने कहा वो अहमदी हैं। तो इस पर इन्होंने जाके उनसे बात की एजाज़ अमजद से, और उनको कहा कि आप अपना निकाह दोबारा पढ़वा लें, ताकि, क्योंकि इन्होंने जाकर उनसे पूछा तो बकौल जो बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैंने अहमदी से इस्लाम कबूल कर लिया था। तो उन्होंने कहा लेकिन आप एक दफ़ा निकाह दोबारा पढ़वा लें। और उस निकाह के लिए जिस किरदार का इंतखाब किया गया, मुफ्ती सईद थे, जिन्होंने अब तक इमरान खान साहब के तमाम निकाह पढ़ा रखे हैं। तो मुफ्ती सईद साहब फिर बाद में ऑपरेशन खिलाफत में भी हिरासत में लिए गए, तो वो उसके भी किरदार थे। तो यानी कि ये इनका एक बैकग्राउंड है, इनकी फैमिली का और इनका, और आज ये अब DGISI बन गए हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इनको DGISI बनाने में जनरल आसिम मुनीर ने जो इनके साथ ज़्यादती जनरल बाजवा ने की थी उसको कंपनसेट भी किया है। इदारे ने कंपनसेट किया है, या अब जो है अब नए DGI बन गए हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, किस तरह से ये करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमने DGI जो नए बने उनका बैकग्राउंड थोड़ा असर से पूछा, इन्होंने अपनी राय भी दी, हमने फ़ैसला भी आपको तफसीलन बताया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। आपका बहुत ख्याल रखिए। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।